नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा हितैषी कौन है और कौन है जो उनके आदर्शों और विरासत को मिटाने पर तुला है? कौन है जो बाबा साहेब का सम्मान नहीं करता? कौन है जो बाबा साहेब के विचारों का विरोधी है? ये वो सवाल हैं जिन पर इन दिनों जमकर सियासत हो रही है। इसमें एक तरफ बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के दल हैं, तो दूसरी तरफ मोटे तौर पर कांग्रेस समेत सारी पार्टियां हैं। संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह के बयान से उपजे इस विवाद को विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने का बड़ा मौका मान रही हैं, क्योंकि देश में आमतौर पर हर छठा मतदाता दलित है, जो ये मानते हैं कि बाबा साहेब के कारण ही उनको समाज में जगह मिल रही है और उनके जीवन की मुश्किलें कम हो रही हैं। इसलिए अगर यह साबित कर दिया जाए कि बीजेपी बाबा साहेब का सम्मान नहीं करती है, तो उसको काफी कमजोर किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस ने कल देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसे दल भी बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी भी विपक्ष के इस दांव को बखूबी समझ रही है। इसलिए काउंटर करते हुए उसके नेता लगातार आजादी के बाद कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो सलूक किया उसे बार बार दोहरा रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार में डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े स्थलों को जो सम्मान दिया गया वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए आज के मुद्दे में ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम क्या सियासी सफलता का पैमाना बन गया है? डॉक्टर अंबेडकर पर सियासी दलों की चिंता क्या वास्तविक है या सियासी खेल खेला जा रहा है? दलितों को लुभाने की एक कोशिश है या सतही कोशिश है? उनकी भलाई के लिए इन दलों के पास कोई हकीकत में रोड मैप है या नहीं है? इस बहस में आज हम इन्हीं अपने सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले जो खास मेहमान उनमें से बीजेपी की तरफ से खेमचंद शर्मा, कांग्रेस की तरफ से अमित तिवारी और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशीष रंजन सिंह हमारे साथ इस चर्चा में लगातार शामिल रहेंगे। और खेमचंद जी, अमित जी, आशीष, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और खेमचंद जी, आपसे ही, अंबेडकर का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसमें एंट्री मार गए हैं। कल उन्होंने जो बोला आपने सुना होगा। पूरी बीजेपी एकजुट होकर विपक्ष पर हमलावर है और बीजेपी मुझे लगता है कि इस मामले की संवेदनशीलता को समझती है। इसलिए संपूर्ण बीजेपी ने मिलकर, संपूर्ण बीजेपी नेताओं ने मिलकर विपक्ष को एक तरीके से करारा जवाब देने की प्लानिंग की है। खेमचंद जी, नमस्कार। जय हिंद। देखिए, साथ को कुछ आंच नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी दिल से बाबा साहब को मानती है, बाबा साहब की बातों को मानती है, बाबा साहब की सोच को मानती है। इसीलिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो सरकार 10 साल से चल रही है, वो सबका साथ सबका विकास के आधार पर चल रही है, वंचितों को न्याय देने के आधार पर चल रही है। और जो दबे कुचले हैं या पिछड़ गए हैं, आदिवासी हैं या अभी जिनका उत्थान नहीं हुआ है, उन सब की हैंड होल्डिंग करके उनको एम्पावरमेंट करने का काम कर रही है। और आप ये देख रहे हैं लगातार मोदी सरकार ये कर रही है। और जितनी भी योजना मोदी सरकार की है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो दबे कुछ लोगों को, SC/ST वर्ग को और ऐसे लोगों को जो अभी विकास में पूरी तरीके से नहीं आए हैं, विकास की धारा में पूरी तरीके से नहीं आए, उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 4 करोड़ घर दिए, तो उसमें प्रायोरिटी किसको दी? महिलाओं को दी, SC/ST को दी। मुद्रा लोन दिए, तो मुद्रा लोन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी? SC/ST समाज को दी, महिलाओं को दी। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने टॉयलेट बनाए, तो विशेषकर SC/ST समाज जिनके घरों में टॉयलेट नहीं थे, सबके घरों में टॉयलेट बनाने का काम मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया एक योजना लाए, ताकि हमारे जो SC/ST समाज के युवा हैं वो खड़े हो सके, अपने काम धंधे खड़े कर सकें, अपने जो उद्योग है वो खड़े कर सकें। ये सारी चीजें आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इनिशिएटिव दिखाते हैं कि मोदी जी बाबा साहब के जो विचार हैं उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और जो बाबा साहब अपने जीवन काल में कांग्रेस से अलग हो गए और कांग्रेस ने ये इंश्योर किया कि भाई बाबा साहब संसद में ना पहुंचे। ठीक, और संसद में ना पहुंचने के लिए उन्होंने पूरा ताकत लगा दी। मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक खेमचंद जी, ये इस पर अभी एक दोबारा आऊंगा आपके पास। अमित भाई, अंबेडकर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने भी एंट्री ले ली है और उन्होंने भी आपको बहुत लपेटा है, उन्होंने भी कांग्रेस को बहुत लपेटा है इसमें और कहा है कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया और नेहरू जी ने बाबा साहेब को चुनाव हरवाया।
कांग्रेस की मंशा हमेशा अंबेडकर जी को नीचा दिखाने की रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री उतर, लेकिन सबसे बड़ा अचरज आलोक भाई इस चीज को लेकर के होता है कि देश का प्रधानमंत्री इतना इतना कमजोर है कि वो अपने मंत्री का एक इस्तीफा नहीं ले सकता और अपने मंत्री से एक माफी नहीं मंगवा सकता, ना इस्तीफा ले सकता है, ना उसे कैबिनेट से बाहर कर सकता है। क्या लगता है कि अमित शाह के बिना सरकार नहीं चलेगी? दूसरी बात यह कि कांग्रेस को आप पानी पी पी करके खूब कोसो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात को समझो कि भाई बाबा साहब जो कि संविधान शिल्पकार हैं, उनका अपने आपके गृह मंत्री ने अपमान किया, उनको डिफेंड करने के लिए उतरी है, जो पूरी एक लॉबी लाव लश्कर लेकर के उतरे हैं। आप समझिए इन्होंने कब जो बाबा साहब ने पहली जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट से जब मोदी जी ने अपने ट्वीट के जरिए बाढ़ छोड़े तब उन्होंने जिक्र किया। एक बार वो बताएं उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था। हिंदू कोड बिल सदन में आना था जिसपे परिचर्चा होनी थी, नेहरू जी साथ में थे हिंदू कोड बिल के, लेकिन उसको पास कराने के विरोध में कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, आरएसएस थी, हिंदू महासभा थी। तो ये कौन थे जो अंबेडकर जी के खिलाफ थे उस समय भी? उन्हीं भावनाओं से आहत होकर के जो हमारे पहले कानून मंत्री थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सदैव बाबा साहब विरोधी रहा है। जब हिंदू कोड बिल का समर्थन ना करके इन्होंने बाबा साहब को मजबूर कर दिया कि वो कैबिनेट से इस्तीफा दें, लेकिन दूसरी ओर एक गलत परपाटी बना करके देश का गृह मंत्री के मानने वाले और महापुरुष के विषय में। ठीक है अमित भाई, आशीष जी से एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चलेंगे। आशीष जी, एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों में अंबेडकर की विरासत को हड़पने की होड़ मची हुई है। बिल्कुल कौन कितना बड़ा अंबेडकरवादी, सभी राजनीतिक दलों में आजकल इसी पर काम हो रहा है। आशीष जी संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा इस पर। बस थोड़ा सा मैं दो प्रमुख बिंदुओं पर आकर आपको समझाता हूँ, संक्षिप्त में ही बोलूंगा। क्योंकि अंबेडकर जी को हम लोग जो सभी लोग मिलके उनको एससी और दबे पिछलों का नेता बनाते हैं, वो नेता नहीं है, वो देश के संविधान करता है, संविधान के निर्माण करता है। इसको समझने की आवश्यकता है। बार बार वो उनके ऊपर राजनीति करना, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, वो अलग है। ये जन भावना आहत हुआ है। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है, ये बीजेपी कर रही है, वो उनका बचाव, सब लोग उनके नेता बने हुए, उनके नेता नहीं है। ये देश की बात है, इनको समझना पड़ेगा। आज एक बात मैं इसमें कह दूं आपको, एक बात, सब संविधान बनाने के लिए उन्होंने अपना उम्र लगा दिया, अपनी जीवन लगा दी, और आज उनकी कमियां को गिन रहे हैं। आपको अंबेडकर ये सब बोलना उचित नहीं था। ये वो इन चीजों को समझ गए हैं और इसी कारण वो लगातार। ठीक है आशीष जी, आपके पास आऊंगा। अभी चलते हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ये सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा पर वापस आते हैं। हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें ज़बरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा रहे।
ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ, और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं कर। तो अभी हम लोग अरविंद केजरीवाल जी को सुन रहे थे, सीधे चलते हैं अपनी इस चर्चा पर। और हमारे साथ खेमचंद जी हैं। खेमचंद जी, कांग्रेस को जब भी मौका मिलता है वो आपको घेरने से नहीं चूकते हैं। अब उनको एक अंबेडकर का मुद्दा मिल गया है, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लोग आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमें नहीं घेर रहे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जिस पेड़ पे बैठे हुए हैं उसी पेड़ को काटने का इन्होंने काम किया है। आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। आप 74,000 वोट कैंसिल करवाते हैं और 14,000 वोट से बाबा साहब हारते हैं। पहला जो आजाद भारत का पहला चुनावी घपला जो किया गया वो कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब के खिलाफ किया गया। इन्होंने बाबा साहब को खूब प्रचार प्रसार किया, उनके खिलाफ पंडित नेहरू जी ने प्रचार प्रसार किया, फिर भी वो नहीं हरा पा रहे थे तो घपला करवाया। 74,000 वोट कैंसिल करवाए गए। झूठ की बुनियाद पे इमारतें टिकती नहीं है। बाबा साहब 14,000 वोटों से हारे। बुनियाद पे इमारतें नहीं टिकने वाली। अपने पूरे परिवार को इन्होंने भारत रत्न दे लिया, लेकिन 42 साल तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। इतना द्वेष, इतनी ईर्षा, इतना ज्यादा बाबा साहब को अलग करने का इनके अंदर जहर भरा हुआ था। और जब भारतीय जनता पार्टी कोalition की सरकार आई तो बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार आई तो बाबा साहब के जितने भी स्थान हैं वहां को डेवलप किया गया। आज दिल्ली में एक भव्य बाबा साहब का आप देखेंगे कन्वेंशन सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर है, जिसमें लाखों लोग जाते हैं, प्रोग्राम होते हैं, बाबा साहब को सब नमन करते हैं। बाबा साहब का मऊ में, इंग्लैंड में, हर जगह हम लोगों ने स्मारक बनाने का काम किया है। आज 14 अगस्त को बहुत अच्छे तरीके से पूरे देश में मनाया जाता है। बाबा साहब की जो परंपरा है, बाबा साहब की जो सोच है, सोच को आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से नाकाम हो गई है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। इसीलिए अब वो एक 10 सेकंड के वीडियो को सहारा ले रही है, लेकिन 10 सेकंड के वीडियो का सहारा आपको मिलने वाला नहीं। क्योंकि लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं 2 मिनट का, तो पूरा जो 2 मिनट का वीडियो देख रहे हैं तो उसमें अमित शाह जी आपकी बखियां उड़ा रहे हैं और अमित शाह जी समझा रहे हैं कि किस तरीके से आपने बाबा साहब का अमित शाह जी ने जो अपमान बाबा साहब का किया है वह देश के लोगों ने देखा है, उसको समझते भी हैं। ठीक है खेमचंद जी, आपके पास आऊंगा। अमित भाई, एक चीज ये समझ में नहीं आई, कल आप लोगों ने भी बहुत प्रदर्शन किए, जगह जगह प्रदर्शन हुए, बीएसपी ने भी प्रदर्शन किए, समाजवादी पार्टी के भी प्रदर्शन होते रहे, लेकिन बीएसपी का जो प्रदर्शन रहा वो अंबेडकर के अपमान को तो लेकर रहा, लेकिन सबसे ज्यादा अटैकिंग बीएसपी कांग्रेस पर रही। बीएसपी अटैकिंग कांग्रेस पर रहे, उसका विषय। हम राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर अटैकिंग हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरा विपक्ष इस बात को तो मानता है ना कि सदन के अंदर देश के गृह मंत्री ने जो बाबा साहब के विषय में शब्द कहे वो अपमानजनक है, उसकी माफी उन्हें मांगनी चाहिए। हम अभी हमारे भाजपा के साथी खेमचंद जी कह रहे थे, उन्होंने स्मारक बनाए। हम मानते हैं कि देश के हमारे महापुरुष हैं, जो भी सत्ता में आएगा, सरकार में आएगा और उनकी विरासत को बढ़ाने का जो भी कार्य करेगा वो सराहनीय है। हम उसकी निंदा नहीं करते। आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? आपने स्मारक क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आप उनसे ईर्षा करते थे, द्वेष करते थे, नफरत करते थे। तो नफरत, ईर्षा और द्वेष के कारण आपने ना तो बाबा साहब को सम्मान दिया, ना ही उनको पहले से ही जब संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर के आए, तब से इनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा, आरएसएस और भी बहुत लोगों ने मिलकर के पूरा बाबा साहब के खिलाफ एक षड्यंत्र किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ठीक आशीष भाई पास चलिए। आशीष भाई ठीक है। खेमचंद जी, अमित जी आपके पास आऊंगा। आशीष भाई, दलित समुदाय के बीच अंबेडकर जी की भूमिका आपको पता है कि महानायक के रूप में देखे जाते हैं। राजनीतिक दलों को अंबेडकर के पीछे एक बड़ा दलित वोट बैंक दिखता है, क्या यही कारण है
अम्बेडकरवादी साबित करने के लिए चल रही होड़ का? देखिए, एक चीज तो समझना है कि वो ठीक है कि उनकी राजनीति है, उनका वोट बैंक है, लेकिन अंबेडकर जी को समझने की आवश्यकता है। आप अंबेडकर जी के बारे में अगर वो गलती से शब्द उनके जुबान से फिसल गए, अगर वो फिसला हुआ ही शब्द है, तो उनको बोल के उनको माफी मांगने बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो अगर इस देश के गृह मंत्री हैं तो वो यही भी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि यह सिर्फ राजनेता तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपना पक्ष रखने का वोट बैंक बना रहे हैं, लेकिन एक जनभावना आहत हुई है। इस जनभावना जो है वो सिर्फ दलित तक नहीं है, जो उनकी विचारधारा से, जो उनकी जनभावनाओं से प्रखर होकर और आज अपनी बुलंदियों पर है, वह कहीं ना कहीं आज पूरे भारतवर्ष के हर एक विश्वविद्यालय में चलिए, हर एक विश्वविद्यालय में कह रहा हूँ, सब लोग विरोध कर रहे हैं। वो तो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं रखते हैं एजेंडा अपना, लेकिन वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। उनको हमें समझने की आवश्यकता है। और रही बात कि यह मुद्दा सब कैसे निकला, यहाँ इसको समझना है। क्योंकि इसी समझिए, सरकार को कभी खुद पे घमंड नहीं करना चाहिए कि हम जो बोल दे अब उसी को हमने अधिक मान लें और उसके कारण हम सब बड़ी बड़ी हस्तियों को मिटाने का काम करने लगे। यह नहीं करना चाहिए। अब मैं इसलिए पीछे जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं इतिहास में, कि आप जवाहरलाल नेहरू वो तो कभी भी देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहेंगे। जो भी कमियां थी या जो भी अच्छे कार्य किए वो हमेशा रहेंगे। अब उनके कारण आप पटेल से उनको जोड़ते हैं। मुझे तो लगता है उनकी मंशा है कि पटेल ने एक बार आरएसएस को बैन किया था, उसके कारण वो आज लगातार इनका नाम लेकर उनका दुरुपयोग करते हैं, उनको बदनाम करने का शायद इनका मतलब है कि आप सरकार में आकर किसी के लोगों को बदनाम न करें। क्योंकि जो कार्यशैली है उनका, जो आपको अगर वो सूट नहीं करता है वो मत करिए, लेकिन संसद के अंदर आप हर उचित शब्दों का पाइए कि जनमानस को ठेस न पहुंचे। और राजनीति करने वाले तो इस पर राजनीति करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मायावती, सब लोग इस पर राजनीति करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, लेकिन जन भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। उनको इसकी मानवता दिखानी चाहिए कि इससे इसको भी कोई भगवान मानता है। जी ठीक है। खेमचंद जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव कुछ ही हफ्तों में आने वाला है। ऐसे में विपक्ष ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से एक तरीके से उठाया है और इस मुद्दे के सहारे आपको दिल्ली में घेरने की कोशिश भी की जाएगी। मुझे लगता है कि इसका आपको अंदाजा भी होगा। देखिए, दिल्ली के फ्रॉड हमें नहीं घेर पाएंगे, गिरे हुए हैं। अभी वो बात कर रहे हैं महिला सम्मान योजना की, बात कर रहे हैं संजीवनी योजना की। ये दोनों ही योजना अभी नोटिफाई तक नहीं हुई है और फ्रॉड तरीके से आम आदमी पार्टी रजिस्ट्रेशन करवा रही है। तो डेटा प्राइवेसी लॉ के अगेंस्ट जब आपने वो पॉलिसी नोटिफाई नहीं, सरकार की योजना है ही नहीं, बनी नहीं, नोटिफाई नहीं हुई, तो आप डेटा कलेक्ट करने कैसे जा रहे हो? ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्योंकि उस डेटा का आप मिसयूज करोगे, उसको पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करोगे, पॉलिटिकल पर्पज के लिए यूज करोगे उस डेटा को, क्योंकि डेटा पर्सनल डेटा है, सारी इंफॉर्मेशन है उसमें, अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है और उसका किसी भी तरीके से फ्रॉड हो सकता है। तो इस फ्रॉड का जिम्मेदार कौन? केजरीवाल जी। अगर आपकी नियत थी तो ये 6 महीने पहले, साल भर पहले नोटिफाई कर देते, लोगों के अकाउंट में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने का पैसा जाना चाहिए था। आपकी नियत ही नहीं थी। और तो और 4 साल आपको लगभग पंजाब में हो गए, वहां भी आपने एक पैसा नहीं दिया अभी तक और आप दिल्ली वालों को कहते पैसे देंगे। ठीक है, तो ये हमें नहीं गिर पाएंगे, खुद ही गिरे पड़े हैं। ठीक है, ठीक। अमित भाई, संविधान को लेकर जो लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने नैरेटिव पेश किया था ना देश की जनता के सामने, उससे झटका बीजेपी खाई और अब जब अंबेडकर का मुद्दा आया है और आप लोगों ने जो घेराबंदी की है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी सहमी हुई है। अब कितना लाभ आप इस मुद्दे का ले पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी विपक्ष में एक राय नहीं, एक मत नहीं, एकजुटता नहीं दिखती। देखिए आलोक भाई, जब लोकसभा के चुनाव थे 2024 तब इनके नेताओं ने कहा था, क्या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का कोई नेता तो कहने नहीं गया था कि हम संविधान बदल देंगे, आप कह दो। इनकी मंशा है, इनके सरदार की मंशा है, इनके प्रधानमंत्री की मंशा है, इनके गृह मंत्री की मंशा है, ये दर्शाता है। और इनके बड़े बड़े नेताओं ने उस बात को बोला। अगर वो चीज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की सहमति से नहीं थी तो उन्होंने कभी रैली में किसी खंडन नहीं किया। दूसरी बात आलोक भाई, इस बात को समझने की आज आवश्यकता है कि राजनीतिक नफा नुकसान एक दूसरा विषय हो सकता है, लेकिन महापुरुष के विषय में जिसने जो संविधान का शिल्पकार है, जिसे आज पूरा देश जो संविधान को
पूछते हैं जिनकी प्रेरणा। और देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। और हम तो मूक बने प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं और निहारते रह जाते हैं कैसा धर्मप्रिय और न्यायप्रिय प्रधानमंत्री है जो एक गृह मंत्री के आगे गिड़गिड़ा रहा है, उनके बोलने की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, जो ये भाजपा के लोग ये झूठ नैरेटिव फैलाते हैं और कहते हैं कि 10 सेकेंड की क्लिप, अरे मान लीजिए कि कांग्रेस वाले 10 सेकेंड की क्लिप को झूठ फैला सकते हैं, विपक्षी दल झूठ फैला सकते हैं, आप सदन के रिकॉर्ड को पब्लिश कर दीजिए, उसमें तो लोग देख लेंगे कि आपने क्या कहा है, उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है, उनके लिए जो उपमा के शब्द रखे हैं, जो तुलनात्मक शब्द रखे हैं, वो किस स्तर के हैं। आपका स्तर दिखाता है कि आप संविधान विरोधी हैं, आप अंबेडकर जी के संविधान के विरोधी हैं, आप बाबा साहब के विरोधी हैं, आप उनकी नीतियों को नहीं मानने वाले हैं, आप संविधान को ताक पर रख करके जो मर्जी आएगी उसे बोलेंगे, उसे चाहे समाज और चाहे उनके मानने वाले जो भी विचलित क्यों ना हो, चाहे परेशान क्यों ना हो, चाहे आज क्यों ना हो, आपको अपना दम दिखाना है कि हम ही सत्ता है, हम ही सरकार है और हमारे आगे कोई नहीं, आप माफी नहीं मांगेंगे तो देश की जनता तो ये देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। आशीष भाई, क्या मायावती को दलित वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने का अंदेशा है, डर है? क्योंकि कल हम लोगों ने देखा कि वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ मुखर थी, मायावती की पार्टी। देखिए आलोक जी, एक चीज तो है कि यहाँ पे तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो हो रही है और कहीं ना कहीं अगर दलित वोट बैंक पे कांग्रेस अपना एक अधिकार जमाना चाहती है इसके माध्यम से, तो ये चीज तो है, उनको लगेगा कि आने वाले वर्ष के चुनाव में मायावती का जिस प्रकार से ग्राफ बिल्कुल नीचे गिर गया है, वह कहीं ना कहीं देखिए उनका मुख्य वोट बैंक तो वही है, तो वह समझती है कि अगर यह वोट बैंक मुझसे खिसक गया तो मेरी राजनीति जमीन खिसक जाएगी और ये कहीं ना कहीं होगा। तो वो स्वाभाविक है कि उनकी अपनी पार्टियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप वो काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ से यह है कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर किसी को भी इस प्रकार का बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। रही संविधान के ऊपर चर्चा, संविधान के बारे में बोलना, लेकिन उनको किसी भी रूप से फैशन से जोड़ना, फैशन शब्द का इस्तेमाल मैं पहले ही बोला हूँ नहीं होना चाहिए था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद उस घटना के बाद धक्का मुक्की कार्यक्रम, उसके बाद लगातार आप कार्यक्रम को देखिए कैसे हो रहा है। उसके बाद सभी मंत्री, बड़े बड़े माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, सभी बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसको डिफेंड करने के लिए। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, यह तो नहीं होना चाहिए। आखिर अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीजों पे हम कर रहे हैं तो कभी हम अपने देश के मुद्दों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्यों नहीं करते कि हाँ किसानों की समस्या को हम ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे, छात्रों की समस्या को हम ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे, बेरोजगारी की समस्या को हम ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे, हम रोजगार के लिए यह कार्य करेंगे। इसके लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बड़े बड़े नेता आके नहीं करते हैं, तो अपने सेक्रेटरी से कहलवा देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि आपको उसके लिए आपको डिफेंड करने आना पड़ता है। यह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आज अपने शब्दों में वह पार्टी के बचाव में गए थे, लेकिन उनकी जुबान फिसली और आज सही में ग्रिड में फंस चुके हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। खेमचंद जी, दिल्ली चुनाव आ गए हैं तो आपको पता ही है कि केजरीवाल जी कैसे पीछे रहेंगे। केजरीवाल जी भी इस मामले में एंट्री लेकर बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान ना होता तो बीजेपी के लोग, यानी कि संविधान और अंबेडकर जी ना होते तो बीजेपी के लोग दबे कुचले गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने ही नहीं देते। ये तो जवाब केजरीवाल जी को देना है। जिस पार्टी के खिलाफ आप बन के आए, जिस पार्टी के खिलाफ आपने राजनीति की, आज उसी पार्टी की गोदी में बैठे हो, उन्हीं के साथ गठबंधन में हो। जिन्होंने सबसे पहले संविधान को चेंज किया, सबसे पहले उन्होंने बाबा साहब को हराया, बाबा साहब को मेक श्योर किया कि जीते जी सम्मान ना मिले और मरने के बाद भी उनको सम्मान नहीं दिया। ऐसी पार्टी के साथ आप खड़े हैं, ऐसी पार्टी के साथ आज भी खड़े हो जिन्होंने संविधान को सस्पेंड किया, इमरजेंसी लगाई। और आज आप बात हमारे खिलाफ कर, हम तो संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं। बाबा साहब की जो परंपरा है, बाबा साहब के जो विचार हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री को और एक बात को भी जवाब देना है। संवैधानिक संस्थाएं इतनी मजबूत कर रहे हो कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री आवास से खींचकर 6 महीने जेल रखते हो और उसके बाद वो जब छूट करके जाते हो और एक सबूत नहीं पेश कर पाते हो। ऐसे संवैधानिक संस्थाओं का विकास होता है। बनाया तो ये सब चीजें दिखाता है। और ना ही आपने बोला था कि आप पंजाब में सीएम या डिप्टी सीएम आप SC/ST समाज से बनाओगे, वो भी नहीं किया आपने। तो आपने सिर्फ मिसयूज किया है। ये सब चीजें लोगों के सामने है। और केजरीवाल जी की कल खुल गई है, उनका जो सो कॉल
आप कह सकते हैं उनका जो चेहरा था ईमानदारी का वो हट चुका है, बेईमानी का चेहरा सामने आ चुका है और आपको कुछ नहीं। जी ठीक ठीक है। अमित भाई, एक चीज मुझे लगता है कि आप भी मानोगे, नहीं मानोगे, हो सकता है आप अपोजिशन हो इसलिए नहीं मानोगे, कि बीजेपी हमेशा किसी भी मुद्दे को लेकर प्रोएक्टिव रहती है। जैसे ही आप लोगों ने अंबेडकर के मुद्दे में बीजेपी को घेरना शुरू किया, पूरी बीजेपी ने सक्रियता दिखाई और लामबंद होकर विपक्ष को जवाब देने में जुट गई। वो एक्टिवनेस इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस में नहीं दिखती है। देखिए, ये तो सर्वविदित है। यहाँ पर झूठ का प्रपंच होगा, बिल्कुल गिद्धों की तरह भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक गिद्धों की तरह झपटती है। लेकिन उन्हें यह तो पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम डिफेंड कर रहे हैं वो डिफेंड करने योग्य नहीं है। हमें तो इस बात से भी अचरज लगता है, पूरा देश आज अचरज महसूस करता है कि देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है। एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहा है, एक मंत्री को अपने मंत्रालय से बर्खास्त नहीं कर पा रहा है जब वो माफी नहीं मांग रहा है। तो ये देख करके लगता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि उन छत्रकों को जिस प्रकार से दाना पानी दिया जाता है वो उसी बैकअप के थ्रू आता है और उसी सरदार को बचाने के लिए पूरे छत्रक जो है वो एक साथ टर्राने लगे हैं और वो टर्रा करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि बाबा साहब के विषय में कहे गए एक एक शब्द अस्वीकार्य हैं, अपमानजनक हैं। इस परिदृश्य में सदन के पटल पर, सदन के बाहर और देश से गृह मंत्री अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए और अपनी स्थिति को देखो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के ये तो स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने गलत नहीं कहा। अरे भाई, देश ने सुना है ना। हम कह रहे हैं कि अगर विपक्षी दल गलत नैरेटिव फैला रहे तो आप ओरिजिनल क्लिप कर दो। और ये जो आपने शब्द कहे ये फैशन, ये फैशन क्या होता है? ये आपने क्या विपक्षी दलों को, नेताओं को समझ करके रखा था जो भी तू तड़ा करके बात कर ले तो सदन के अंदर? देश के महापुरुष हैं, संविधान शिल्पकार है, उनको मानने वाला वर्ग, कानून का मानने वाला वर्ग देश में एक बहुसंख्यक वर्ग है जिसे आप आहत किए हैं और इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। उनके बचाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी के चाहे जितने भी छत्र क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो अस्वीकार है। ठीक है अमित भाई, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। अमित भाई आपका शुक्रिया करूंगा, खेमचंद जी आपका भी शुक्रिया करूंगा, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर पर नरेशन और काउंटर नरेशन सेट करने का सियासी खेल चल रहा है और दलित वोटों का मुद्दा राजनीति के केंद्र में आ गया है। देश की 17% दलित आबादी के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि दलितों पर केवल प्रतीकों की राजनीति ना हो, बल्कि हकीकत में उनकी लाइफ बेहतर करने के गंभीर कोशिशें की जाएं। तभी बाबा साहब का मिशन पूरा होगा और देश की तरक्की की रफ्तार भी बढ़ेगी। बहरहाल मुद्दे की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।